2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए, हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 2 लेसन देखे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग से बात किया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनेट हुआ, वो किस टाइप से इंडिया में व्यापार करने के लिए आती है और किस तरह से कम टाइम में भारत के एक बड़े साम्राज्य पे अधिकार कर लेती है। उसके बाद में फिर उस कंपनी को नियमित रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती है, जिसमें फर्स्ट कानून हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है गाइस, चलिए तो आज आगे बात करते हैं हम। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में एक्चुअली क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट फेल हुआ था। उसके पश्चात में एक कानून आता है जिसका नाम है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। चलिए गाइस, तो अभी हम किस पे बात करेंगे कि सर 1781 के सेटलमेंट अधिनियम पर। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट बच्चे ये है कि नॉन एज, ये जो अधिनियम है, नॉन एज का मतलब है जाना जाता है। इस अधिनियम को अमेंडिंग एक्ट यानी कि संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। तो आपने यहां से क्या सीखा है कि सर 1781 में जो अधिनियम आया था, तो कई दफा ये तो आता है, ये भी पूछा जाता है आपसे कि सेटलमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, 1781 में पारित हुआ था या 1781 में, और इस अधिनियम को किस नाम से भी जानते हैं हम? सर इस अधिनियम को अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब रीजन यहां से देखते हैं कि बच्चों इसको आप अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम किस वजह से कहते हैं। तो उसके रीजन देख लेते हैं क्या क्या रीजंस हैं। चलिए, तो रीजन नंबर 1, अगर आप फर्स्ट रीजन की बात करते हैं तो एक्चुअली में कुछ का मानना ये एक्चुअली में जो सेटलमेंट एक्ट था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित रूप था। यानी कि जर्नली क्या है, एक तरह से ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका ही आपका अमेंडिंग एक्ट है ये, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। यानी कि आपने क्या सीखा बच्चों यहां से कि सर सेटलमेंट एक्ट आया था, तो ये जर्नली क्या था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां थी, जो उसमें कमी रह गई थी, जिस वजह से वो विफल हुआ, उनको पूरा करने के लिए लाया जाता है 1781 में सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट के अंदर थर्ड चीज अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में संशोधन। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी क्या किए गए थे, परिवर्तन किए गए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए गए उनके बारे में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार, क्या क्षेत्र विस्तार किया गया? इसमें अगर आप क्षेत्र विस्तार को सही से समझेंगे तो इसमें क्या हुआ था बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा कि सर 1773 के टाइम पर जो 1773 में जो अधिनियम आया था उसको किस नाम से जानते हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था वहां का, वो केवल कहां तक था? केवल कलकत्ता तक। केवल कहां तक सीमित था बच्चों? कलकत्ता तक था। लेकिन अब क्षेत्र विस्तार क्या किया गया, तो अब इसमें क्या किया गया 1781 वाले में बच्चों, कलकत्ता के साथ साथ बंगाल और बिहार और उड़ीसा। तो यहां से क्या सीखा आपने कि सर 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार था वो केवल कहां तक था? केवल कलकत्ता तक था।
लेकिन जब 1781 में जब आता है सेटलमेंट एक्ट, तो इसके तहत क्या कर दिया, कलकत्ता के साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि के लिए भी कानून बनाने का अधिकार, के लिए भी कानून बनाने का अधिकार। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको? आपने ये सीख लिया सर, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में क्या था, एक तो ये काम किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कलकत्ता तक रूल्स फॉलो होता था, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक भी इनके दायरे क्या हो गए, खुल गए। सेकंड थिंग्स देखते हैं इसके अधिकार में, पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू कलेक्शन। राजस्व वसूली। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। एक्चुअली क्या होता था कि देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जैसे मान लीजिए जो उसको वसूलने वाले आपके काश्तकार, जो काश्तकार किसान होते थे या फिर सैनिक होते थे, ठीक, तो याद रखेंगे, तो काश्तकार, किसान, सैनिक, ये कौन लोग हैं, ये वे लोग हैं जो राजस्व वसूलते। एक्चुअली रेवेन्यू क्या बच्चों, ये टैक्स है, ये क्या है, टैक्स है। तो इस टैक्स को वसूलने वाले लोग जो भी काश्तकार होंगे या सैनिक होंगे, इन सब पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता था, यानी कि राजस्व वसूली से संबंधित अधिकार छीन लिए गए। इस बात को समझें कि ना तो सुप्रीम कोर्ट का कानून उन लोगों पर फॉलो होगा जो राजस्व वसूली करने वाले लोग हैं, चाहे वो काश्तकार, किसान हो या सैनिक हो, किसी के भी अंडर में रहकर काम कर रहे हो। तो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में थे, वो सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट से ये अगर लिए गए, सीमित कर दिए गए। तो आपने क्या देखा बच्चों यहाँ से, सर 1781 में एक कानून आता है जिसको हम सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, और इट्स नोन एज अमेंडिंग एक्ट, संशोधात्मक अधिनियम। सेकंड थिंग्स के रीजन क्या बच्चे, एक तो ये रेगुलेटिंग एक्ट का एक संशोधित रूप था। किस लिए लाया गया था ये कानून, सर ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, और उसके साथ में किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हमने संशोधन किया और क्षेत्र विस्तार करके जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग केवल कलकत्ता तक अधिकार था, अब हमने 1781 में क्या कर दिया है, कलकत्ता के साथ साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को। प्लस दूसरे पॉइंट में एक तरफ तो अधिकार दिया, दूसरी तरफ हमने अधिकार छीन लिए। तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में थे, वो अधिकार क्या कर लिए गए गाइस, छीन लिए गए। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट, दंडाज का अधिनियम। अब ये अधिनियम कब आया था, तो ये आया था बच्चों 1783 में एक कानून ही आया। एक और कानून आया उसी समय, उसको हम कहते हैं फोक्स का अधिनियम। ये दो अधिनियम आए, ये आया था गाइस नवंबर 1783 में। ये दोनों क्या हो जाते हैं, फेल। अब ये फेल कैसे में वो समझो। एक्चुअली क्या था बच्चों, यहां से ऐसे समझना है कि सर दो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए, प्रस्तुत किए गए। एक सर डंडास का अधिनियम बिल पास किया हमने, उसमें पेश किया पार्लियामेंट में, और एक फोक्स ने एक बिल प्रस्तुत किया, लेकिन वो क्या होते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास नहीं हुए। ब्रिटिश संसद से पास नहीं हुए, यानी कि ये जो बिल थे दोनों क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जब ये दोनों बिल फेल हो गए, तो उस समय जो यूके में गवर्नमेंट थी, तो बच्चों ये है एक गठबंधन सरकार थी। कैसी गवर्नमेंट थी ये, गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार यानी कि दो लोग मिलकर इसको चला रहे थे। कौन कौन, एक था लॉर्ड नॉर्थ और एक था गाइस लॉर्ड फोक्स। अब ये जो गठबंधन सरकार थी, जब इनके दोनों के क्या होते हैं कि यहाँ पे ये जो लॉ बनाया गया था, तो ये लोग ये जो आप ये कानून लेकर आ रहे थे भारत के रेफरेंस में, लेकिन वो पास नहीं हुआ। और ये जो गठबंधन सरकार थी ना बच्चों,
किस किस की गठबंधन सरकार? लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की। तो ये गठबंधन सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है। तो यहां से याद रखेंगे, किसी ब्रिटिश या किसी मतलब किसी देश की सरकार का भारत के विषय को लेकर गिर जाना ये इतिहास की पहली और आखिरी घटना है। यानी कि किसी देश की सरकार भारत विषय को लेकर गिरना ये इतिहास की पहली और आखिरी घटना है। क्या यहां से ये बात समझ जाएंगे आप लोग? सर आपने क्या सीखा यहां पे कि सर एक डंडास का अधिनियम 1783 में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। उसके बाद में नवंबर 1783 में फॉक्स ने एक कानून पास करने के लिए पार्लियामेंट में भेजा, तो एक सेशन से पास हो गया था, सेकंड से ये फेल हो जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? दोनों ये फेल हो गए। तो उस समय ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो गठबंधन सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की। तो इन दोनों की जो गठबंधन सरकार थी, तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो किसी देश की सरकार भारत के विषय को लेकर गिर जाना यह इतिहास की पहली और आखिरी घटना है। और ये जो कानून लाए जा रहे थे, तो ये कानून किस लिए लाए जा रहे थे बच्चों? ये भी रेगुलेटिंग एक्ट की खामी मतलब लिमिटेशंस, खामियों को दूर करने के लिए। तो ये बिल भी जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, किसके लिए? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को और बेहतर तरह से दूर करने के लिए। लेकिन दोनों कानून क्या हो जाते हैं? ये भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? फिर एक नया कानून, एक नई गवर्नमेंट बनी, और फिर नई जो गवर्नमेंट बनती है ना, न्यू गवर्नमेंट बनी यूके की, और जो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बने थे विलियम पिट। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? विलियम पिट। तो जो विलियम पिट हैं, तो ये क्या है एक्चुअली में, इनकी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी एज थी 25 ईयर्स। कितने ईयर्स थी? 25 ईयर्स। तो याद रखेंगे, सबसे कम एज के पीएम, तो सबसे कम एज के पीएम बनने वाले ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? विलियम पिट थे। ठीक है बच्चों, यहां से ये बात समझ में आ गई। अब विलियम पिट ने क्या था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक कानून पास किया, जिसको हम जानते हैं बच्चों पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। क्या बात समझ में आ गई गाइस? चलिए गाइस, तो अब बात करेंगे कौन से पे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाले कानून पे। तो गाइस इस कानून के तहत सबसे पहला काम तो इसमें ये प्रोविजन डाला गया कि यदि कोई भी अंग्रेज अधिकारी जो भारत में नियुक्त है, तो वो किसी भी भारतीय से किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं ले सकता, उपहार नहीं ले सकता है। यानी कि अंग्रेजों को भारतीयों से उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। सेकंड कार्य क्या किया गया? जितने भी अंग्रेज अधिकारी भारत में नियुक्त हैं, यदि अगर वह कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिनको करने के लिए मना किया गया, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सैनिक है तो उसको किसी पोस्ट पे नियुक्त किया गया और वो साथ साथ में क्या कर रहा है, एक तो वो ड्यूटी भी कर रहा है और आसपास से खुद भी सेल्फ क्या काम कर रहा है, सामान खरीद के अपने देश इंग्लैंड को भेज रहा है। तो इस तरह के कार्य करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में क्या किया गया था बच्चों? एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना। तो याद रखेंगे सर, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की क्या की गई बच्चों? स्थापना। एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्या यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं।
हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि पिट्स इंडिया 1784 के रेफरेंस में। तो एक तो आपने देख लिया कि उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से, और जो अंग्रेज अधिकारी भारत में नियुक्त किए गए थे इनके खिलाफ यदि अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उनके लिए क्या था, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्या किया गया है बच्चों, सबसे प्रोमिनेंट काम ये है, कंपनी के, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं व्यापारिक और राजनीतिक, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहां से मैं ये कह रहा हूं बच्चे, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक मामलों को या कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, इन्हें अलग। आई होप समझ जाएंगे इसे। यानी कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामले क्या कर दिए जाते हैं बच्चों, यहां से अलग। और क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक मामलों की जो देखरेख थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल को उसकी कार्यवाही सौंप दी गई। आपने यहां से ये सीख लिया कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो मामले थे, सर इनको क्या कर दिया जाता है बच्चों, अलग अलग कर दिया गया। और जो व्यापारिक मामले थे इनकी देखरेख किसको सौंप दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। ये कौन सा निदेशक मंडल है, वो आपने नहीं पढ़ा था कि जिसमें एक उपनिदेशक, एक निदेशक और 24 अदर्स मेंबर, टोटल कितने थे, 26 मेंबर। अब याद आया कुछ यहां से। तो आपने क्या सीखा यहां से कि जर्नली सर कंपनी के एक्चुअली क्या था ना, जो कंपनी जिस तरह से व्यापार या ट्रेड भारत में कर रही थी तो इन लोगों को ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस था। ठीक, अब कंपनी से क्या कह दिया गया भाई, कंपनी का क्योंकि अब बहुत बड़े लेवल पे व्यापार होने लगा भारत में, उनके पास में व्यापार तो होने लगा प्लस में एक बड़े लेवल पे वो शासन भी कर रहे थे, इसीलिए कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को क्या कर दिया जाता है यहाँ पे अलग। अब कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे इनके लिए क्या किया जाता है बच्चों, एक न्यू बोर्ड की स्थापना की गई, न्यू बोर्ड की स्थापना की गई। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी कि सर कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया और उसके लिए राजनीतिक मामलों के लिए एक नया बोर्ड बनाया और बोर्ड का नाम रखा गया बच्चों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि नियंत्रक मंडल। चलिए, यानी कि अब आपने क्या देखा बच्चों, अब दो यहां से क्या होते हैं, दो बोर्ड बन जाते हैं। एक बोर्ड बन गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑलरेडी पहले जिसके अंदर 26 मेंबर्स है। अब एक नया बोर्ड बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, आपका नियंत्रक मंडल। इसके अंदर 6 सदस्य, कितने सदस्य, 6। अगर आप बात करेंगे इनकी नियुक्ति की तो याद रखेंगे बच्चे, बाय यूके सम्राट, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटेन का सम्राट, वहां का क्राउन या वहां का राजा करता था। ठीक है बच्चे। अब ये जो 6 सदस्य ये कहां से चुने गए हैं, तो जिसमें बच्चों 2 तो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये 2 कैबिनेट मेंबर और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। इस तरह से 6 सदस्य थे। तो आपने क्या सीखा यहां से, सर एक नया बोर्ड बनाया गया जिसमें था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करके नाम से, जिसके अंदर 6 सदस्य जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई। 2 सदस्य वहां के पार्लियामेंट मतलब जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य चुने गए। ठीक है बच्चे। और इनका जो वेतन है, वेतन कहां से दिया जाता था, यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। ये बात समझ में आ गई। अब आपने क्या देखा है कि बच्चों अब जो कंपनी के पास में जो नया बोर्ड बना है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो ये जो नया बोर्ड बना है तो इसके पास में जो राजनीतिक काम कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो नागरिक, सैनिक व राजस्व, इनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ये मैटर अब कौन देखेगा बच्चों, नियंत्रक मंडल ये मैटर्स देखेगा। ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, ट्रेड और आपके पास में पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं और इनको चलाने के लिए भी हमारे पास में अब 2 डिपार्टमेंट बन गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से एक तरह से सम्राट इनको देखभाल करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनके जरिए से क्या होता है बच्चों, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत। अब ये द्वैध शासन स्टार्ट हो गए। एक द्वैध शासन आपने कब पढ़ा था बच्चों? एक द्वैध शासन आपने पढ़ा था कब सर? 1765 में, जो किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, जो 72 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए गाइस, तो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि बच्चे हुआ ये कि आपको ये पता होगा कि जर्नली नेक्स्ट पॉइंट में ये किया गया बच्चे, इस कानून के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इसकी हेल्प करने के लिए क्या थी? हेल्प करने के लिए एक परिषद थी, अगर आपको याद है। यानी कि गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए क्या बनाई गई थी बच्चों? एक परिषद बनाई गई थी, और इस परिषद के अंदर कितने सदस्य थे? 4। तो इस परिषद के अंदर क्या था? तो उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य क्या कर दिया गया? कम। अब परिषद की सदस्य संख्या कितनी रह गई? मात्र 3 रह गई। यानी कि आपने क्या सीखा सर? भारत में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो उसकी मदद करने के लिए जो परिषद बनाई गई थी, उसमें से भी एक सदस्य को क्या कर दिया जाता है? यहां पर कम कर दिया गया। सेकंड क्या किया गया कि सेकंड यह है काम किया गया, यदि गवर्नर जनरल किसी भी देसी राजा से, गवर्नर जनरल यदि किसी देसी राजा से युद्ध करना चाहता है, या फिर मान लो कोई संधि करना चाहता है, ट्रीटी करना चाहता है, कंप्रोमाइज करना चाहता है, अगर गवर्नर जनरल देसी राजा के साथ में युद्ध या संधि करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेना अनिवार्य है, लेना। उसे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे परमिशन लेनी अनिवार्य होगी बच्चों। वो भी किससे? कंपनी के डायरेक्टर से। कंपनी डायरेक्टर्स, तो जो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबसे क्या करना पड़ेगा? पहले उनसे परमिशन लेना अनिवार्य, तभी वो क्या कर सकता था बच्चों? किसी भी भारत के जो राजा हैं उनके साथ में संधि या युद्ध कर सकता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी अधिनियम के तहत क्या होता है बच्चों? मान लो ये भारत है, चलिए ध्यान समझिए। आपको ये तो पता है ना बच्चे, जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो चुके थे जिन पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार था? ब्रिटिश का। तो याद रखेंगे, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे हम टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। का क्षेत्र कहा गया। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट पॉइंट से, चलिए इसको सही से समझ लेंगे हम। तो आप इसको कैसे सीखेंगे सर? भारत में जो जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जिन पे किसका था? कंपनी का अधिकार हो चुका था। भारत में वे क्षेत्र जिन पे कंपनी का अधिकार था, या वे क्षेत्र जो कंपनी के अधीन थे, तो कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य, अर्थात ब्रिटिश वालों ने क्या कहा कि जो जिन पर हमारा अधिकार है ना, आज से वो क्षेत्र हमारे हैं, भारत के नहीं है। वो भूभाग भले तुम्हारी जगह पर है, लेकिन वो किसका है? हमारा। यानी कि द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी उसको कहा गया।
बात समझ में आ गई गाइस यहाँ से। तो आपने क्या देखा यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, सर पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या गया, एक तो गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना की गई और कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया, इनको सेपरेट अलग अलग कर दिया गया और व्यापारिक मामलों की देखरेख किसको सौंप दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कि निदेशक मंडल को। और जबकि राजनीतिक जो मैटर्स थे, नागरिक सेनीय और राज्य से रिलेटेड, तो उसके लिए एक नए बोर्ड की स्थापना की, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसके अंदर हाउ मेनी मेंबर्स आ जाएगा, 6 मेंबर्स हैं, जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की गई, जिसमें आपका 2 मेंबर्स कौन थे, द कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश के और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे और इन सबका वेतन कहां से दिया जाता था, ब्रिटेन से दिया जाता था। उसके साथ साथ में इसी तरह से देखा जाए तो भारत में द्वैध शासन की क्या हो जाती है शुरुआत, यानी कि 2 तरह से शासन चलेगा, व्यापारिक मैटर के लिए अलग और राजनीतिक मैटर्स के लिए अलग। उसके बाद में सर भारत में जो गवर्नर जनरल था उसकी मदद करने के लिए जो परिषद बनाई गई थी पहले, तो उसमें 4 सदस्य हुआ करते, तो वहां से 1 सदस्य को कम करके कितने सदस्य रह गए, केवल 3 रह गए। दूसरा, गवर्नर जनरल क्या काम करेगा, देशी राजाओं से यदि युद्ध या संधि करेगा तो उसको क्या करनी पड़ेगी, पहले कंपनी के अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी और भारत के क्षेत्र जितने भी थे जिन पर कंपनी का अधिकार था उनको किसका क्षेत्र कह दिया गया, ब्रिटेन का क्षेत्र कह दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में एक नया कानून आता है आपका 1786 का चार्टर अधिनियम। ठीक है गाइस, यानी कि कानून कब आया है, 1786 का एक चार्टर अधिनियम है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला बच्चों ये था कि जो गवर्नर जनरल था, डबल जी का मतलब गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था बच्चों इसको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। इस लाइन को समझ लीजिए, जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी सेनाओं का प्रधान सेनापति घोषित कर दिया गया। इसको एक तरह से सिंपल वर्डिंग में याद लिख लेंगे, प्रधान सेनापति। अब इसके पास में ये पावर आ गई थी कि वो जब चाहे किसी को अपनी सेना से हटा भी सकता था या किसी की नियुक्ति अपने बल पे करवा भी सकता था। जबकि उच्च पदों पर भर्ती करने के लिए भी क्या होता था, बोर्ड कंपनी के डायरेक्टर वगैरह का मतलब उनमें उनके बीच में क्या होनी थी, मीटिंग होगी, उसके बाद में वो परमिशन करेंगे तो वही उनको अपॉइंट कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, तो गवर्नर जनरल भी क्या कर सकता था, सेना के आला अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था, यानी कि प्रधान सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। बात समझ में आ गई यहाँ से। एक तो इसको पावर ये दे दी गई। साथ साथ में क्या होता था, आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए जो परिषद बनाई गई थी, तो गवर्नर जनरल ऐसा नहीं था कि अपना डिसीजन ले सकता था, सामूहिक डिसीजन लेना पड़ता था। सामूहिक डिसीजन का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए पहले 4 सदस्य थे स्टार्टिंग में, एक ये था, टोटल मिला के 5 कैंडिडेट थे। यदि अगर परिषद के 3 सदस्यों ने इसके खिलाफ अगर कोई बिल पास कर दिया तो उसको मानना पड़ता था। लेकिन इस कानून के तहत क्या कर दिया जाता है बच्चों, उसको क्या पावर दी गई कि ये परिषद के डिसीजन को निरस्त करके स्वयं डिसीजन ले सकता था। यानी कि यहां पे क्या पावर दे दी गई सर, यहां पर यह पावर दे दी गई कि अब गवर्नर जनरल किस पर निर्भर नहीं था कोई भी कार्य करने के लिए, परिषद पर। यानी कि पहले क्या होता था, कोई भी काम बिना इनकी परमिशन से नहीं कर सकता था, इनके सहयोग से ही करना पड़ता था। अब क्या था, यदि इन्होंने कोई सलाह दी है तो गवर्नर जनरल चाहेगा तो इनकी सलाह को मानेगा और नहीं मन करेगा तो इनकी सलाह को रिजेक्ट करके स्वयं डिसीजन ले सकता था। समझ में आ गया यहां से। चलिए अब बात करेंगे बच्चे अगले अधिनियम पे। तो स्वयं डिसीजन क्या कर सकता था, वह स्वयं डिसीजन ले सकता था। नेक्स्ट कानून आता है बच्चे उसके बाद में 1700। और हाँ, एक चीज याद रखेंगे बच्चे यहां पे, इस समय बंगाल का जो
गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और ये कब से कब तक रहता है बच्चों? ये रहता है 1786 से लेकर 93 तक। चलिए, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। अब हम बात करेंगे नेस्ट अधिनियम के बारे में। नेस्ट अधिनियम कौन सा है बच्चों? नेस्ट अधिनियम आया था 1793 का चार्टर अधिनियम। चलो इस पे बात करते हैं। अगर आप देखिए 1793 के चार्टर अधिनियम पर बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रोमिनेंट चीज इसमें क्या है? अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा था बच्चों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के रेफरेंस में, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का मतलब क्या था? नियंत्रक मंडल। एक नियंत्रक मंडल था बच्चों। तो नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे, तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन या इनकी सैलरी कहां से दी जाने लगी बच्चों? भारत से। पहले मैंने आपको बताया था इनका वेतन कहां से दिया जाता था? पहले दिया जाता था आपका ब्रिटेन से, और अब इनका वेतन कहां से दिया जाने लगा? इंडियन रेवेन्यू से, यानी कि भारत राजस्व विभाग से दिया जाने लग गया। एक पॉइंट तो आपने देखा। सेकंड पॉइंट यदि इसके रेफरेंस, तो एक पॉइंट आपने सी लिया कि सर 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर्स थे उनका वेतन कहां से दिए जाने लग गया बच्चों? इंडिया से दिया जाने लगा। सेकंड पॉइंट ये था। अब यहां पे एक इंटरेस्टेड पॉइंट आएगा। कंपनी के व्यापारिक एकल अधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकल अधिकार को 20 इयर्स के लिए बढ़ा दिया। ये क्या कहानी है बच्चे? इसको जान लीजिए। मैंने कहा यहां से कि कंपनी के व्यापारिक वाणिज्य या ट्रेडल जो मोनोपोली राइट्स थे उसको क्या कर दिया? 20 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए इसको मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं, आप इसका यहां तक नोट कर लें। अब समझते हैं किसके बारे में हम? कंपनी का एकल अधिकार क्या है बच्चों? पहले ये मोनोपोली राइट्स मतलब एकल अधिकार ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के रेफरेंस में कंफ्यूज मत होना। चलिए एकल अधिकार सिंपल। तो कंपनी के एकल अधिकार की यानी कि मोनोपोली जो राइट्स है बच्चों, ये है क्या एक्चुअल में? इसका मतलब आप ऐसे सीखें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो आपको ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी बच्चों? अगर आपको याद होगा तो 31 दिसंबर 1599 में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी मिडनाइट को। क्या ये बात याद है सबको? चलिए आई होप आपको याद होगी। यानी कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 में हुई थी, ठीक है? या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं जनरली 1600 ईस्वी में। फिर आपने स्थापना के टाइम पर यह देखा था इनको 15 सालों के लिए पूर्वी देशों के साथ मसालों का व्यापार करने का अधिकार मिला था। 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला था, और वो भी जो अधिकार था ना वो एकल अधिकार था। कैसा अधिकार था? एकल अधिकार। अब एकल अधिकार होता क्या है ये जानते हैं। एकल अधिकार का बच्चे मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई बच्चों? इंग्लैंड से आई है। तो इसमें ये कहानी ये है कि मान लीजिए कि आपको ये पता ना, सपोज उदाहरण के तौर पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे हैं इंग्लैंड के, तो वो टोटल सपोजेट 100 लोग हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 लोग काम कर रहे हैं। तो यही 100 लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं। एकल अधिकार का मतलब यह है कि जितने लोगों को यह अधिकार दिया गया उनके सिवा कोई भी दूसरा व्यक्ति इंग्लैंड से भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता था। समझ में आ गया? यहां से उदाहरण के तौर पे मेरे चैनल का नाम है फाउंडेशन स्टडी हब, ठीक? यदि अगर मैं कहूं इस चैनल पर टीचिंग करने का मेरा जो है मोनोपोली राइट्स है, एकल अधिकार, अर्थात कि मेरे सिवा कोई भी दूसरा टीचर इस चैनल पर नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ गया? यहां से ऐसे अधिकार को कहते हैं एकल अधिकार। अर्थात कि जितने लोगों के पास में या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकल अधिकार था, अर्थात
कोई भी अंग्रेज आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। अब बात समझ में आ गई यहां से। चलिए तो आप आई होप। तो हुआ क्या बच्चे कि 1793 के टाइम तक आते आते क्या था, इंग्लैंड में जो अन्य लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य नहीं थे, या ये कह सकते हैं इंग्लैंड में जो अंग्रेज थे, तो वहां की आवाम इंग्लैंड की ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी कि हम भी इंडिया जाकर व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं था। एकल अधिकार किनके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उनके सिवा भारत में आके कोई व्यापार नहीं कर सकता था। तो जब ये डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, तो अब लास्ट टाइम पर क्या हुआ, 1793 पर एक कानून बनाया गया जिसमें ये कह दिया गया भाई अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये एकल अधिकार का राइट्स है ये अभी 20 सालों तक हो रहेगा। 20 सालों के बाद में कोई भी व्यक्ति जाकर भारत में व्यापार कर सकता है। क्लियर हो गया यहां से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चे एक पॉइंट तो ये आपने ये सीखा होगा, इसको नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो। उसी के नीचे एक पॉइंट और समझना है यहां पर हमने। अभी कौन सा कानून पढ़ रहे हैं हम? 1793 वाले। तो 1793 वाले में बच्चे ये चीज नोट करनी है। तो इसमें क्या समझेंगे आप, कौन से कानून के तहत? 1793 वाले कानून के तहत। ऐसे याद रख लें, ऐसे इसके तहत ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित संविधान के तहत प्रशासन की नींव रखी गई। अर्थात एक लाइन समझ लीजिए, 1793 के तहत एक काम और हुआ बच्चों। इसके तहत क्या था, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र यानी कि वे भारत के क्षेत्र जिन पे अंग्रेजों का अधिकार था, उनमें क्या किया, उन प्रांतों में भी लिखित यानी कि लिखित रूप में वहां पे विधि लागू की, कानून लागू किया गया, और उसके तहत में वहां पर प्रशासन व्यवस्था को चलाया गया। और यह भी काम किसमें किया गया था? 1793 में। चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे बात करेंगे। उसके बाद में बच्चों अब एक कानून आता है जिसको हम कहते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। किसकी बात चलिए? 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए इसके तहत देखते हैं। अगर आप एक बात यहां पे देखिए, 1793 में कितना जोड़ दें आप? 20 साल। तो कितना हो जाएगा? 1813। समझ रहे हैं यहां से? चलिए फिलहाल तो इससे मैं क्या समझा रहा हूं बच्चे, सबसे पहला पॉइंट तो हमने यही देखना है कि जो कंपनी का एकल अधिकार था, एकल अधिकार, तो एकल अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकल अधिकार को कब समाप्त किया बच्चों, तो 1813 यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी चीन के साथ में जो एकल व्यापार का अधिकार था वो अभी भी किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और साथ साथ में पूर्वी देशों के साथ में चाय का व्यापार, यानी कि यहां पर अभी एकल अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। यह समझ में नहीं आया? एक बार और समझ लीजिए। सर 1813 के अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या किया गया? कंपनी के एकल अधिकार को समाप्त कर दिया। एकल अधिकार समाप्त तो कर दिया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, क्योंकि अभी भी चीन के साथ में जो व्यापार करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। या जितने भी पूर्वी देशों से चाय खरीदना और बेचने का काम है वो भी किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो आपने क्या सीखा यहां से? एकल अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन और चाय के एकल अधिकार अभी भी कैसे रहे? कायम रहे। ठीक है। जब बच्चों एकल अधिकार समाप्त हो गया, यानी कि कौन सा एकल अधिकार है? ये व्यापारिक एकल अधिकार है। दूसरा कार्य देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट में बच्चे यहां से क्या रखेंगे, जब एकल अधिकार समाप्त हो गया तो अब क्या हो सकता है कि अब अंग्रेज लाइसेंस लेकर भारत में आकर रह सकते थे। अगर कोई भी इंग्लैंड का बंदा अब क्या काम कर सकता है? लाइसेंस लेके, कंपनी से लाइसेंस लेकर भारत में क्या कर सकता था? रह सकता था। भारत में आके व्यापार कर सकता था, या भारत में आके क्या कर सकता था? वो
बस सकता था या फिर अपना घर बना सकता था। तो प्रश्न कैसा आया था बच्चों, किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को भारत में आने, रहने, बसने और व्यापार करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य था या लाइसेंस लेना अनिवार्य था? तो 1813 के अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार अभी भी अंग्रेजों को भारत में आकर यदि व्यापार करना, रहना या बसना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कंपनी का पूरी तरह से एकल अधिकार समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि चीन और चाय के साथ में अभी भी अधिकार बाकी थे। चलिए, एक चीज तो आपने सीख ली। सेकंड पॉइंट यदि देखा जाए तो सेकंड पॉइंट के तहत बच्चों क्या होता है, इसमें क्या किया गया, अब भारत में ईसाई मशीनरियों को आने की अनुमति मिली। अब ये क्या मैटर है बच्चे, चलिए इसको जान लेंगे। जब आपने देखा कि अब अंग्रेज लाइसेंस लेकर क्या कर सकते हैं, भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, तो उसी के साथ साथ में क्या हो जाता है बच्चों, ईसाई मशीनरीज का मतलब है जितने भी ईसाई रिलीजन से रिलेटेड जो उनके मतलब आला अधिकारी होंगे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार या ईसाई रिलीजन की बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो उनको कहा जाता है ईसाई मशीनरीज। तो जितने भी ईसाई मशीनरीज थे उनको भारत में आने की इजाजत मिली, जिससे वो क्या कर सकते हैं, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मशीनरीज को भारत में आने की अनुमति मिली या फिर भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली, तो वो 1813 के अधिनियम के अनुसार। क्या ये बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और सीखेंगे। इसी अधिनियम के तहत क्या होता है बच्चों, भारतीयों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे, शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। अब ये क्या कहानी है, इसको जान लीजिए। इसी 1813 के अधिनियम में यह कहा गया कि हम भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएंगे और वहां के लोगों को क्या करेंगे, देखिए शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो यह प्रावधान भी किसमें था, 1813 में। लेकिन क्या नहीं गया, क्या नहीं गया, बात समझ में आ गई यहां से? यानी कि लेकिन भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, तो ये देखा आपने कौन सा 1813 का चार्टर अधिनियम। अब हम बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट अधिनियम पर। उसके बाद में बच्चे आता है हमारे पास में सर एक कानून आया था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है गाइस, चलिए अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला काम तो ये किया गया बच्चों इसके तहत, जो कंपनी का जो व्यापारिक एकल अधिकार था, तो कंपनी का एकल अधिकार क्या हो जाता है बच्चों, यहां से कंपनी के एकल अधिकार को, और एकल अधिकार कहां कहां पे था, एक तो आपने देखा था चीन, और एक किसके साथ में था, चाय का। तो कंपनी का चीन और चाय के साथ में जो एकल अधिकार बचा हुआ था, इसे भी क्या होता है बच्चों, जनरली पूर्ण रूप से समाप्त। यानी कि एकल अधिकार समाप्त हुआ था 1813 के अधिनियम के अनुसार। जबकि अगर पूछा जाए कि कंपनी के व्यापारिक एकल अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कब किया, तो 1833 के अधिनियम के अनुसार, या फिर कंपनी के चीन और चाय का जो एकल अधिकार था कब समाप्त हुआ, 1833 के तहत समाप्त कर दिया गया। जब जो कंपनी का, इसका मतलब है कंपनी सब जितने भी व्यापारिक कार्य थे वो सब क्या गए, छीन लिए गए। अब कंपनी को क्या होता है बच्चे, यहां से प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। अर्थात ये समझ लीजिए, यानी कि कंपनी से व्यापारिक मैटर को लेकर अब कंपनी से क्या कह दिया गया, बस आप क्या करेंगे, प्रशासन करेंगे और राजनीतिक मैटर्स को देखेंगे, लेकिन आज के बाद में आप व्यापार नहीं करेंगे। इसका मतलब है व्यापार करना छोड़ दिया। तो यहां से ये भी समझ लेंगे बच्चे, अब क्या होता है, कंपनी
अब यहां से कंपनी क्या हो गई बच्चों, एक व्यापारिक तथा प्रशासनिक निकाय से शासकीय निकाय बन गई। यानी कि यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, देखने को क्या मिलेगा कि सर पहले क्या था, कंपनी व्यापारिक और प्रशासनिक निकाय थी, बॉडी थी, लेकिन अब यहां से क्या होता है, ट्रेडर सिस्टम, ट्रेड या व्यापार का सिस्टम खत्म हो गया। अब कंपनी क्या बन गई, केवल शासकीय निकाय, अब शासन करेंगे। अब ये चीज व्यापार का सिस्टम क्या हो जाता है, यहां से फिनिश हो गया। उसके बाद में जब ये मैटर हो गया तो यहां से एक चीज आपको ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि अब क्या हो जाता है बच्चों, विदाउट लाइसेंस कोई भी अंग्रेज भारत में आकर रह सकता, व्यापार कर सकता, कुछ भी कर सकता। ठीक है बच्चे, यानी कि विदाउट लाइसेंस कोई भी अंग्रेज भारत में कभी भी आ जा सकता था और व्यापार भी कर सकता था, भारत में अपना घर बनाकर रह भी सकता था। ठीक है बच्चे, यानी कि जबकि यहां पे विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, तो 1833 में विदाउट लाइसेंस और 1813 में विद लाइसेंस। ठीक है बच्चे, एक तो चीज ये सीखी आपने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर, ये है आपका क्या बच्चे, बंगाल। और उस समय बंगाल का, तो बच्चे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था, इसे भी क्या कर दिया गया बच्चों, समाप्त कर दिया गया। यानी कि आपने क्या सीखा यहां से, सर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको समाप्त करके अब इसको क्या था बच्चे, भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त, तो यहां से तो पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया गया, और जबकि उसे क्या था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यानी कि जो पहले केवल सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बनता था, आज वो कहां का हो गया बच्चों, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो क्या था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका पद समाप्त करके सर अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस टाइम पे कौन था बच्चों, तो उस टाइम पे था विलियम बेंटिक। और ये कब से कब तक रहा था, 1828 से लेकर 35 तक। तो यहां से क्या याद रखेंगे, पूछा जाए आपसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। तो अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के समय ये पोस्ट समाप्त कर दी गई, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक था बंगाल का, और संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन बन जाएगा, विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया यहां से। चलिए, अब इसको क्या था बच्चे, अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गए, तो इसको जो अधिकार मिले, चलिए उन अधिकार पे, तो अब क्या कर सकता है कि गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए दो काम कर सकता था, बजट तैयार और दूसरा कानून बना सकता था। यहां पे समझो, गवर्नर जनरल को क्या था, बंगाल की बजाय भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो बच्चों अब हुआ यहां से ही कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जब बन गया तो इसको क्या पावर मिल गई, तो गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार कर सकता था, या फिर पूरे भारत के लिए क्या कर सकता था, कानून बना सकता था। लेकिन ये जो कानून बनाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक चीज समझना पड़ेगा सिविल के बच्चों के लिए। तो जो कानून बना सकता था, तो कानून गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए बना तो सकता था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो ये क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल के कानून को निरस्त करके अपना कानून
लागू कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपने क्या सीखे सर, गवर्नर जनरल के पास में यह पावर आ गई कि वो पूरे भारत के लिए बजट भी तैयार कर सकता था, वो चाहता तो पूरे भारत के लिए अपनी परिषद के साथ मिलकर क्या कर सकता था, कानून बना सकता था। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या कर सकता था, गवर्नर जनरल के कानून को निरस्त करके अपना स्वयं का कानून लागू कर सकता था। एक चीज और सीखेंगे, आपने सीखा गवर्नर जनरल की जो बच्चों परिषद थी, तो यहां पे क्या होता, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य रह गए थे, तो यहां पर एक सदस्य को और शामिल कर लिया गया और अब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, यहां पर 4। लेकिन ये जो सदस्य शामिल किया गया है, तो ये एक एडवाइजर था, विधि अधिकारी, ये विधि सलाह, ये सलाहकार था, विधिक सलाहकार। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट भी है, ये अस्थायी था। तो आपने क्या सीख लिया कि सर जो भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद में इसको एडवाइस देने के लिए एक विधि अधिकारी की नियुक्ति की गई और इस तरह से उसकी परिषद में सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 4। लेकिन ये सदस्य कैसा चुना जाता है, अस्थायी, यानी कि इसको अगर नीड पड़ेगी तो शामिल भी कर सकते हैं, वरना इसको हटा भी सकते थे। ठीक है बच्चे, अगर कोई बच्चा सोच रहा सर बजट के बारे में, बजट तैयार, जबकि पहला बजट तो सर 1860 में तैयार किया गया था, ठीक, तो अभी ये तैयार कर सकता था, लेकिन अभी हम बजट नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्ची, जब बजट की बात आएगी तब हम उस पर बात करेंगे, फिलहाल इतना समझ में आ गया। तो याद रखेंगे इस प्रकार देश के शासन का केंद्रीकरण हुआ। केंद्रीकरण का मतलब है बच्चे सेंट्रलाइजेशन। ठीक, यानी कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब यानी कि पहले केवल एक स्टेट से पर्टिकुलर था, अब क्या था, पूरे भारत के लिए क्या बनेगा, कानून बनाया जाएगा। हाँ बच्चे, चलिए देखिए 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं जल्दी से इसमें। पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट तो यहां पर यह था कि बच्चे जैसे मान लीजिए कुछ प्रथाएं थी, जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर 1, दास प्रथा, सती प्रथा और ठगी प्रथा, इन्हें क्या बच्चों गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये सिंबल किस चीज का बनाया मैंने, अनाउंसमेंट, घोषित कर दिया है। यानी कि दास प्रथा को और सती प्रथा और ठगी प्रथा को भारत में क्या कर दिया बच्चों, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और ये कब था, जबकि देखिए इसका पूर्ण उन्मूलन यानी कि पूरी तरह से ये जो समाप्त होती है बच्चों 1843 में हुई थी, ऐसा समझ लो। ठीक है, यानी कि दास प्रथा का पूरी तरह से अंत कब होता है, 1843 में, जबकि इसको दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया जाता है बच्चों, इसको किया जाता है 1833 के अधिनियम के अनुसार। ठीक, अगर सती प्रथा की बात करेंगे बच्चों तो शारदा एक्ट के तहत इसको क्या किया जाता है, इसको कैंसिल किया जाता है भारत से। 1828 और 29 के टाइम पर राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट रहता है। ठगी प्रथा को भी क्या होता है 1828 में इसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। चलिए एक तो ये सीख लिया आपने। सेकंड पॉइंट जानेंगे, चलिए गाइस, विधियों का कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब होता है संहिताकरण करने के लिए। सर ये लाइन का मतलब क्या हुआ, विधियों का मतलब जो कानून बनाए जा रहे थे, जैसे 1773 का, फिर 1781 का रेगुलर हो गया सेटलमेंट एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, उसके बाद में 78, ये जितने भी कानून बनाए गए इनको सिस्टमेटिक तरह से लागू करने के लिए, हाँ भी हर एक प्रांत और राज्यों में जो कानून लागू हो तो वो एक सिस्टमेटिक रूप में होना चाहिए, एक सही क्रमबद्ध रूप में कानून अच्छे से लागू किया जाए। तो उसी लिए वो क्या कि विधियों का कोडिफिकेशन करने के लिए क्या होता है बच्चों, हमने फिर क्या होता है बच्चे के 1834 में, कब, 1834 में एक लॉ कमीशन बना। लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग,
विधि आयोग। तो याद रखेंगे पहला विधि आयोग कब बना बच्चों? 1834। तो पहला विधि आयोग बना था 1834 में। किस लिए बना था? विधियों को कोडिफिकेशन करने के लिए। और किसकी अध्यक्षता में? इसके जो हेड थे लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में। तो आपने क्या सीखा बच्चों? सर 1833 के अधिनियम के अनुसार यह भी कार्य किया गया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया, वापस सुनेंगे सर, 1833 के कानून के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकता है? विधियों का कोडिफिकेशन कराने के लिए एक विधि आयोग बना सकता है। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों कि विधि आयोग बनाने के लिए या कोडिफिकेशन करने के लिए 1834 में एक लॉ कमीशन, एक विधि आयोग बना जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले। यानी कि लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग बना। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? चलिए, तो ये हमने पढ़ा था कौन सा? 1833 का अधिनियम। तो 1800 अधिनियम का एक पॉइंट आप समझ लेंगे, एक पॉइंट और। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के लिए यानी कि कुछ संविधान लिखने के प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो 1833 के अधिनियम के मिलते हैं। चलिए गाइस, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद वगैरह आ रही हैं तो आप ना बराबर क्लास पढ़ते रहें। कोशिश होगी कि बच्चे आपसे मतलब पर डे क्लास टाइम से मिलेगी ऑलवेज, ठीक। बाकी आप अपना सब अपने अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जिसको भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चे, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि सर किन किन चीज़ों में अभी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप किन किन पेपर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। मैं उसी लेवल से अपना लेवल आपको लेकर चलने वाला हूँ, ठीक गाइस। चलिए बाय, टेक केयर।